ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य उमा स्वामी। ग्रंथ के माध्यम से हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में विस्तार से जाना। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में से मति, श्रुत और अवधि को हमने पूरी तरह से पढ़ा। आगे भी उसका विवेचन आएगा अगले सूत्रों में। और मन पर्याय ज्ञान का विषय हमने कल से शुरू किया है। आज उसमें जो दो तरह के मन पर्याय ज्ञान होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति, उनका अपन विश्लेषण करेंगे। और वो मन पर्याय ज्ञान किसको होता है, स्वस्वामी कौन है, और वो केवल ज्ञान से पहले छूट जाता है या केवल ज्ञान से के लगभग समय तक चलता रहता है। जस्ट केवल ज्ञान के होने से पहले ही छूटता है या बहुत पहले छूट जाता है, ये दोनों भी अपन बातें पढ़ेंगे। तो ये सब जो है देखो, मन परिया ज्ञान तो विशेष रूप से वो होता ही मुनियों को है। तीर्थंकरों को भी जो जन्म से अवधि ज्ञान तक तो होता है, उसके बाद में उनका अवधि ज्ञान का प्रकार भी बढ़ जाता है, सर्वावधि वाला हो जाता है। और मन पर्याय ज्ञान भी दीक्षा लेते ही होता। तो ये सारी चीजें वास्तव में क्या है, आत्मा की विशुद्धि ज्यो ज्यो बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसके ज्ञान के उजागर होने में जितने जितने अवरोध पहले आ रहे थे, वो एक के बाद एक हटते चले जाते हैं। उपलब्धि क्या हुई उसमें, वो ज्ञान नया प्रकट नहीं है। ज्ञान तो एब्सोल्यूट रूप से आत्मा का एक गुण है, लेकिन वो उस पर्याय में कितना प्रकट है, कितना उजागर है, वो उस समय में होने वाले उसके ऊपर कितने आवरण है, कर्मादि का कितना आवरण है उसके ऊपर, उस पर निर्भर करता है। जो पर्याय टू पर्याय भी वेरी होता है, और एक ही पर्याय में भी अलग अलग समयों में वेरी होता है। तो कुल मिलाकर के ज्ञान तो एक एब्सोल्यूट टर्म्स है, जो जीव का स्वभाव है, लेकिन उसका कितना उगाड़ होगा, उन्हीं के नाम अलग अलग दिए गए हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। तो पर इसके बारे में आज मन पर्याय ज्ञान के बारे में जानेंगे। देखिए अपन ने पढ़ा था, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को भी मन कहते हैं, उनकी पर्यायों को मनः पर्याय कहते हैं। उसे जो ज्ञान जानता है, सो मनः पर्याय ज्ञान है। देखो, अपन ने क्या जाना, मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा दूसरों का, स्वयं का और दूसरों के मन में स्थित पदार्थों को जानता है। तो मन स्वयं भी एक पदार्थ है। तो उन्होंने बोला कि दूसरे के मन को जानता है, ये कह देने का अर्थ यह है कि उसमें जो कुछ भी उसका जो कार्य हो रहा है वो सबको वो जानते हैं। और मन का कार्य है विचारों का आना जाना। तो वो उन्होंने शॉर्ट में आपको बात कही, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को भी मन कहते हैं, उनकी पर्यायों को मने पर्याय कहते हैं। उसे जो ज्ञान जानता है, सो मने पर्याय ज्ञान है। मने पर्याय ज्ञान के ऋजुमति और विपुलमति ऐसे दो भेद हैं। ऋजुमति का अपन ने क्या पढ़ा था, कि मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, अचिंतित पदार्थ को नहीं जानता। ये ऋजुमति का है। ऋजु का अर्थ होता है सरल। जो मुनिराज है, उनके पास जो ज्ञान है, वो कौन सी जाति का है,
विपुल उनको मन पर्याय तो है, लेकिन ऋजुमति वाला ज्ञान है। तो ऋजुमति के क्या लिमिटेशन है कि वो चिंतित पदार्थ को तो जानता है, लेकिन जिन्हें चिंतन अभी किया ही नहीं है उनको वो नहीं जानता, और वह भी सरल रूप से चिंतित पदार्थ को जानता। कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनकी जो विचारधारा होती है बड़ी गड्ढमड्ढ होती, कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो उनका चिंतन को पूर्ण रूप से ऋजुमति वाला नहीं जान सकता। जैसे 28 सूत्र में अपन और आगे देखेंगे। और दूसरा है विपुल मति। विपुल मति चिंतित और अचिंतित दोनों प्रकार के पदार्थों, चिंतित और अचिंतित पदार्थों को, तथा वक्र चिंतित और अवक्र चिंतित पदार्थ को भी जानता है। वक्र चिंतित माने टेढ़ा मेढ़ा, कॉम्प्लिकेटेड हो या सिंपल हो, दोनों तरह का चिंतन को वो जानता है। जिनका चिंतन कर लिया उनका भी, और ये जो चल रहा है वो भी, और जो चिंतन किया जाना है भविष्य में उनको भी विपुल मति मने पर्याय ज्ञान जानता है। ये सर, अब चिंतित क्या होता है? अचिंतित माने अभी चिंतित नहीं किया नहीं, है, फ्यूचर अब में करेगा। अभग्र चिंतित। है। अभग्र चिंतित। हाँ, अवग्र चिंतित माने, वक्र चिंतित माने होता है टेढ़ा मेढ़ा सोचने वाला, कॉम्प्लिकेटेड सोचने नहीं, वाला। वक्र चिंतित अवक तो वक्र चिंतित अवग्र माने, हाँ, उसी का अपोजिट अवक्र है, मतलब सिंपल सोचने वाला, जो वक्र वो ना तो हो। सर, हाँ। सिंपल सोचना वाला तो चिंतित और अचिंतित में आ गए दोनों। नहीं, चिंतित चिंतित में भी दो तरह का चिंतन हो सकता है ना, एक सिंपल चिंतन और एक कॉम्प्लिकेटेड चिंतन। ठीक है, वो तो चिंतित और चिंतित में आ गए। वक्र चिंतित में टेढ़ा मेढ़ा आ गया। हाँ, अब वक्र चिंतित में क्या आया? अगर वो उसका उल्टा। सिंपल है तो चिंतित ही सिम, है। अरे भाई, सिंपल और असिंपल असिंपल दोनों हो सकते हैं ना। वक्र चिंतित माने टेढ़ा मेढ़ा जो सिंपल ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, और अवक्र चिंतित माने जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो अर्थात सिंपल हो। नहीं, सिंपल है तो वो चिंतित में ऑलरेडी आ गया, इसको अलग से क्यों क्वालिफाई किया? चिंतित में कैसे आ गया? चिंतित तो सिंपल है ना। अरे चिंतित का मतलब सिंपल नहीं होता। चिंतित का मतलब है चिंतन में आने वाला। अब वो दोनों तरह का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। नहीं, और सिंपल है कॉम्प्लिकेटेड है तो वो पक्र में चला जाएगा। नहीं, वक्र में कैसे चला जाएगा? आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, दो बात कही, पहले चिंतित और अचिंतित दो शब्द ये लो। चिंतित का अर्थ क्या है? मैं जो कुछ सोच रहा हूँ उसको क्या, वो मने पर्याय ज्ञानी जान रहा है, ये चिंतित पदार्थ हो गया। अचिंतित माने जो मैं अभी नहीं जान सोच रहा हूँ, आगे सोचूंगा। वो दोनों तरह का सोच सकता हूँ, मैं सिंपल भी सोच सकता हूँ और वक्र भी सोच सकता हूँ, अभी नहीं सोच रहा हूँ, तो वो अचिंतित में आया। ये तो हुआ चिंतित अचिंतित का अर्थ। अब वक्र चिंतित माने कि मैं टेढ़ा मेढ़ा सोचता हूँ, या दोनों ही कंडीशन में, चिंतन में अचिंतन में, दोनों में ही मैं वक्र चिंतन करूंगा या अवक्र चिंतन करूंगा, ये दो टर्म अलग है। वो ठीक है, वो समझ में आ गया। मगर ये अवक्र चिंतित, वक्र चिंतित में तो सिंपल भी, चिंतित भी हो सकता है, अचिंतित भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, इसी तरह अवक्र में भी हो सकता है। नहीं, अवक्र की चिंतन का मेरे को कंफ्यूजन है अभी भी। अरे भाई, वक्र चिंतित का अर्थ क्या समझे आप? टेढ़ा मेढ़ा सोचना, मायाचारी उसका का। उसका उल्टा सोचना क्या होगा? उसका सोचना सिंपल होगा। तो ये मतलब सिंपल ही है। सिंपल। अव, अवक्र चिंतित माने सिंपल सोचना। तो वो सिंपल सोचना सोचना, वही तो मैं समझ में नहीं आ रहा, वो चिंतित सर मैं क्या? मैं सर बोलूं उसमें। हाँ, हाँ, बोलिए। सर बोलिए। इसमें दो दो पार्ट है, चिंतित अचिंतित, ये दो हो गया पहले। और हाँ। चिंतित का भी दो पार्ट है और अचिंतित का दो पार्ट है। चिंतित यस। का दो पार्ट, चिंतित में भी सरल हो सकता है और उल्टा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और अचिंतित बराबर। का भी वही सेम हो सकता है, सरल भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलिए, सर। चलिए, चलिए, फिर आगे चलिए। मने पर्याय ज्ञान विशिष्ट संयमधारी के होता है। किसके होता है? जो विशिष्ट संयम का धारी होता है, यानी वो ये एक रिद्धि के रूप में माना जाता है मने पर्याय ज्ञान। तो वो आ, अपन वो उसमें पढ़ते हैं, नित्या प्रकंपा धोत कैवल होगा स्फुरन मणि पर्याय शुद्ध बोधा।
दिव्यावधि ज्ञान बलय प्रबोधा, उसमें मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, केवल ज्ञान सबकी बातें आती हैं। तो ये मन पर्याय ज्ञान, जबकि अवधि ज्ञानी के लिए विशेष संयम का धारी होना आवश्यक नहीं, वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक के भी हो सकता है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान निश्चित से किसी संयमधारी मुनि को ही उत्पन्न होता है। श्री धवला पुस्तक में दिया है। विपुल का अर्थ विस्तीर्ण, विशाल, गंभीर होता है? विपुल का अर्थ क्या है? पूरा, संपूर्ण, बाय एंड लार्ज। विपुल का अर्थ विस्तीर्ण, विशाल, गंभीर होता है। उसमें कुटिल, असरल, विषम, सरल इत्यादि गर्भित है। विपुल मति ज्ञान में ऋजु और वक्र, देखो लिखा है, विपुल मति ज्ञान में ऋजु और वक्र यानी सरल और पेचीदा सर्व प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है। अपने तथा दूसरों के जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ इत्यादि का भी ज्ञान होता है। विपुल मति मने पर्याय ज्ञानी व्यक्ति अथवा अव्यक्त मन से चिंतित या अचिंतित अथवा आगे जाकर चिंतवन किए जाने वाले सर्व प्रकार के पदार्थों को जानता है। देखो अपन ऊपर से पढ़ेंगे क्या उन्होंने बोला, एक सेकंड। एक सेकंड। विपुल का अर्थ उन्होंने बता दिया। विपुल का अर्थ विस्तीर्ण, विशाल, गंभीर होता है। उसमें कुटिल, असरल, विषम, सरल इत्यादि सब गर्भित हैं। विपुल मति ज्ञान, और दोनों देखो, ये चिंतित, चिंता कर ली, जो अभी चिंतन में आ रहे हैं, पास्ट में चिंतन किए गए हैं, या अभी चिंतन किए जाने बाकी है, अचिंतित हैं, वो सब इसमें शामिल है। क्या क्या, एक तो क्वालिटी हो गई विचारों की, और एक भूत, भविष्य और वर्तमान हो गया। एक काल की अपेक्षा से हो गया, एक टाइप ऑफ थॉट्स की अपेक्षा से हो गया। तो कौन कौन से? भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का चिंतन को जानता है। कैसा भी चिंतन हो, यानी कुटिल हो, सरल हो, असरल हो, विषम हो, कैसा भी हो, वो सब प्रकार के चिंतित और अचिंतित पदार्थों को जानता है। विपुल मति ज्ञान में ऋजु और वक्र, सरल और पेचीदा सर्व प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता, अपने तथा दूसरों के जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ इत्यादि का भी ज्ञान होता है? सर यहाँ अभी पर आप ये, हाँ। मन पर्याय ज्ञान के दो भेद बताए, हम्म। ऋजुमति और विफलमति। यस। तो ये विफलमति में ऋजु और वक्र कैसे आ गया, ऋजु कैसे आ गया? रिजु, रिजु भी तो आ सकता है नहीं, ऋजु का भाई। तो अलग ही कैटेगरी है ना, सेपरेट। क्या क्या कैटेगरी? आपने दो ज्ञान बताए, ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति ज्ञान। हाँ हाँ। तो रिजु रिजु में तो वो केवल सिंपल देख सकता है, आगे पीछे नहीं सोच सकता है, अचिंतित अचिंतित का नहीं आएगा, जो पीछे नहीं, आपने व्याख्या की है। हाँ, फ्यूचर का नहीं सोच सकता है, हाँ, और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड के बारे में नहीं पता कर सकता। कोई वही, तो यहाँ पर इसको विपुलमति ज्ञान में ऋजु को भी और वक्र को भी जोड़ दिया है। हाँ, तो वो भी है ना शामिल, ये तो एब्सोल्यूट है। जो कॉम्प्लिकेटेड सोच सकता है वो सिंपल को भी सोच सकता है ना, समझ सकता है। यानी वही तो जो फिर जैसे फिर न्यूटन तो का आता है ना, फिर, कि फिर उन्होंने तो जो है, फिर हाँ, ऋजु की कैटेगरी नहीं होनी चाहिए थी। अरे भाई, कहाँ नहीं, कंफ्यूज हो जब रहे हो? जब जब विपुल में सब कुछ सोच सकता है, सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है, सब तरह का सोच सकता है, सिंपल भी सोच सकता है, अचिंतित भी सोच सकता है, भूत का भी सोच सकता है, वर्तमान का भी सोच सकता है। तो एक ही कैटेगरी होने चाहिए थी विपुलमति, अरे ऋजुमति। एक कैटेगरी कैसे होनी चाहिए? एक आदमी का इतना ही ज्ञान है कि वो सिंपल बातों को ही समझ सकता है, दूसरे को इतना ज्ञान है कि वो सिंपल और नॉन सिंपल दोनों को समझ सकता है। इतनी सी बात है। दो कैटेगरी का अलग अलग लेवल है ना।
एक आदमी सिर्फ सिंपल बातों को ही समझ पाता है, उसका इतना ही ज्ञान है। ओके। और दूसरे का ज्ञान इतना है कि वो सिंपल हो चाहे नॉन सिंपल हो, सबको जानता है। वो विपुलमति है। ठीक है। ठीक है। विपुलमति ज्ञान में ऋजु और वक्र सर्व प्रकार के रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है। अपने तथा दूसरों के जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ इत्यादि का भी ज्ञान होता है। देखो कितना उसमें व्यापक बता दिया कि वो कितना व्यापक जानता है कि ये व्यक्ति कब मरण को प्राप्त होगा, है ना। उसके सारे वो पदार्थ, वो अवयव, उस समय का चिंतन जो मरण अवस्था से पहले होता है तो और मरण अवस्था के बाद रुक जाता है, वो सारी चीजें उनको क्रोनोलॉजिकल मालूम होती। और सुख दुख, क्योंकि मन में ही तो मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में वो कब सुखी होगा कब दुखी होगा ये सब भी वो जानते। इस समय ये सुखी है कि दुखी है, कैसा महसूस कर रहा है, वो जानते। लाभ अलाभ, ऐसे तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स है, कंपैरेटिव रिलेटिव टर्म है कि लाभ है या अलाभ है, ऐसा वो चिंतन कर रहा है कि मुझे लाभ हो रहा है या अलाभ हो रहा है। एक लाभ अलाभ तो उसके चिंतन का विषय है। एक लाभ अलाभ एब्सोल्यूट टर्म्स में लाभ अलाभ की ऊपर पब्लिक मानती है। किसी को धन का लाभ हो गया तो अपन बोलते हैं वैसे बहुत लाभ हुआ। स्वास्थ्य लाभ हो गया तो मानते हैं बहुत लाभ हो गया। लेकिन वो व्यक्ति अगर वो संत टाइप का है तो वो ये सोच रहा है कि धन आदि का लाभ तो मुझे होना ही नहीं था, मुझे चाहिए ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, और बिना बात का परिग्रह आ गया। और ये रोगों का जो है अच्छा हुआ या बुरा हुआ इससे मुझे क्या लेना था, ये शरीर की अवस्था है। तो वो उस व्यक्ति के उस समय के चिंतन पर निर्भर करता है। और मने परे ज्ञान दोनों ही अवस्थाओं को जानता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या हुआ, वास्तव में कौन सी वस्तु आई कौन सी चली गई, और वो व्यक्ति उन वस्तुओं को लेकर के किस तरह का चिंतन कर रहा है। तो लाभ अलाभ इत्यादि का भी उसे ज्ञान होगा। अभी आप देखना इस विपुलमती ज्ञान वाले को कितना देर दूर तक का और कितनी तरह का ज्ञान होता है। इसके ज्ञान में और केवल ज्ञान में कितना अंतर बाकी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विपुलमती मने पर्याय ज्ञानी व्यक्ति अथवा अव्यक्त मन से चिंतित या अचिंतित अथवा आगे जाकर चिंतवन किए जाने वाले सर्व प्रकार के पदार्थों को जानता है। देखो एक डायमेंशन और बता रहा है। विपुल मति मने पर्याय ज्ञानी व्यक्त अथवा अव्यक्त मन से, यानी कि मैंने आपको व्यक्त कर दिया कि इन्होंने अपने विचार था वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। उनके मन में तो है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। और बोले कि दूसरे ने बोला कि नहीं, इनके मन में जितना था सब व्यक्त कर दिया। तीसरा वो है कि उन्होंने थोड़ा तो व्यक्त किया थोड़ा व्यक्त नहीं किया। तो ये तीनों कैटेगरी के व्यक्त या अव्यक्त मन से जाने गए पदार्थों को मने पर्याय ज्ञानी समझ जाता है। विपुल मति मने पर्याय ज्ञानी व्यक्ति में मने पर्याय ज्ञानी व्यक्त अथवा अव्यक्त मन से चिंतित या अचिंतित अथवा आगे जाकर चिंतवन किए जाने वाले सर्व प्रकार के पदार्थों को जानता है। हाँ, इसकी टीका है सरवार सिद्धि नाम की, जो बड़ी टीका है, मेरे अपने पास है वो। तो इसमें क्या बताया। बहुत सी बातें हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक्सप्रेस कैसे। एक्सप्रेस भी दो तरह से होता है, एक तो मैं बाह्य जगत के लिए एक्सप्रेस करूं, दूसरा है कि मैं बहुत क्लियर हूं अपने मन में कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा क्या चिंतन चल रहा है। मैं बाहर भले ही व्यक्त ना कर रहा हूँ लेकिन स्वयं ने स्वयं के प्रति उसको व्यक्त कर रखा है। जब उन कहते हैं आई एम क्रिस्टल क्लियर, आई एम वेरी क्लियर इन माई थिंकिंग, वो हो गया व्यक्त। चाहे वो बाहर में हो चाहे अंदर में हो। और अव्यक्त हो गया कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज कि मुझे ये सोच रहा हूँ, कभी ये सोच में आ रहा है, कभी थोड़ा ये सोचता हूँ कभी वो सोचता हूँ। तो वो अव्यक्त हुआ। ये दोनों कैटेगरी के जो भाव हैं उनको, और जो चिंतित किए गए चिंतन किया है वो, बोले ये दोनों कैटेगरी के, और फिर चिंतित या अचिंतित,
अथवा आगे जाकर चिंतन किए जाने वाले सर्व प्रकार के पदार्थों को जानता है। ठीक है ना। देखो इसमें अचिंतित का अर्थ क्या दिया है? असली अर्थ क्या है अचिंतित का? कि जो अभी तो चिंतन नहीं कर रहा है लेकिन आगे चिंतन करने वाला है, इसलिए अथवा लिख दिया उन्होंने। अचिंतित अथवा आगे जाकर चिंतन किए जाने वाले सर्व प्रकार के पदार्थों को जान। हाँ, इसी में इसमें किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछें। नहीं सर, क्लियर। अब आगे आता है काल अपेक्षा से ऋजुमति का विषय। जो ऋजुमति है ना, जो पहली कैटेगरी वाला जो बिल्कुल जो ये है मन पर यह ज्ञान है, जो केवल सिर्फ सरल विचारों को ही समझ पाता है, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, लिमिट्स क्या है काल की अपेक्षा से? जघन्य रूप से भूत भविष्यत के, अपने और दूसरों के दो तीन भव जान, और उत्कृष्ट रूप से उसी प्रकार से सात आठ भव जानता है। यानी ऋजुमति की भी दो रेंज हो गई ना। एक तो जघन्य रूप से मिनिमम इतना जानेगा और मैक्सिमम इतना जानेगा। क्षेत्र की अपेक्षा से क्या लिमिट्स है? यह ज्ञान जघन्य रूप से तीन से ऊपर और नौ से नीचे कोस, कोस होता है ना 2 माइल का एक कोस, यह ज्ञान जघन्य रूप से तीन से ऊपर और नौ से नीचे कोस तथा उत्कृष्ट रूप से तीन से ऊपर और नौ से नीचे योजन के भीतर जानता है, उससे बाहर नहीं जानता। क्या लिमिट बना दी कि अगर मिनिमम जानेगा तो कितना जानेगा? तीन से ज्यादा और नौ से कम। तीन तीन कोस से हैं, ऊपर और नौ से नीचे। ठीक है। और उत्कृष्ट रूप से तीन से ऊपर और नौ से नीचे योजन के भीतर जानता है। ये एक ही बात हुई क्या? नहीं नहीं, इसमें योजन लगा दिया ना सर। हाँ, योजन लगा दिया। उसमें कोस, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे बाहर नहीं जानता। अब काल अपेक्षा से विपुल मति का विषय। विपुल मति का विषय टाइम के हिसाब से जघन्य रूप से अगले पिछले सात आठ भव जानता है। वो कितना जानता था? दो तीन भव, दो तीन भव। तो इसके बारे में क्या आया? जघन्य रूप नहीं सर, से दो अगले, तो जघन्य में दो तीन था और मैक्सिमम में सात आठ था। राइट। और ये जितना उसका वो उत्कृष्ट था उतना इसका जघन्य हो गया। जघन्य रूप से अगले पिछले सात आठ भव को जानता है और उत्कृष्ट रूप से अगले पिछले असंख्यात भव जानता। ठीक है सर। फिर क्षेत्र अपेक्षा से ये तो केवल ज्ञानी होने वाला है साहब। जो लिमिट बताई है हाँ, उत्कृष्ट वाली, वो केवल ज्ञानी की, टेंडिंग टू केवल ज्ञानी। नहीं असंख्यात भव कहा है सर, अनंत नहीं कहा। नहीं मतलब टेंडिंग टू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। एंडिंग टू बिल्कुल सही है आपकी बात। फिर अगला है क्षेत्र अपेक्षा से। यह ज्ञान जघन्य रूप से तीन से ऊपर और नौ से नीचे योजन प्रमाण जानता है और उत्कृष्ट रूप से मानसोत्तर पर्वत के भीतर तक जानता है, उससे बाहर नहीं है। मानसोत्तर पर्वत क्यों कहा इन्होंने? वो सबसे क्योंकि बड़ा। ढाई द्वीप जो होता है ना, हाँ। जो ढाई द्वीप जिसमें मनुष्य रहते हैं, उसकी सीमा यहीं तक है। मानसोत्तर पर्व के उस तरफ में पुष्कर अर्ध है, पुष्कर पुष्कर द्वीप है ना, वो उसका आधा इधर आता है मनुष्य लोक में और आधा उधर चला जाता है जहाँ मनुष्य नहीं रहते। तो मानसोत्तर पर्वत बीच में आता है। तो मतलब ढाई द्वीप के अंदर में जितने जीव रहते हैं उनके मन के बारे में वो जानता है। तो ढाई द्वीप भी बहुत है ना। ढाई द्वीप कम है? कौन कौन से हैं ढाई द्वीप भाई? संजय प्रकाश बताओ भाई, ढाई द्वीप कौन से हैं? सर, जम्बूद्वीप, हाँ, जम्बूद्वीप है एक तो। पुनोत्तर जम्बूद्वीप का द्वीप एक और पूरा हो गया। पुष्पताल द्वीप। उस पुष्प, पर आधा वाला। हाँ। पुष्कर आप तो आ गया, और दूसरा?
धात की खंड। धात की दात की खंड, दात की खंड। ठीक है ना, तो जम्बूद्वीप, धात की खंड और पुष्करार्ध, ऐसे 2.5 द्वीप हैं। तो इतना वो जानता है। अपन बोलेंगे ठीक है, इससे काम चल जाएगा, अपने को मने पड़े ज्ञान ले लो, काफी कुछ पता लग जाएगा। हाँ, बाकी अपन को नरकों के बारे में जानने की जरूरत है नहीं। और देवलोक का भी क्या करेंगे, इतना काफी है, मनुष्य लोक से वहीं से चले आएंगे अपन सिद्धालय। तो लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, एब्सोल्यूट ज्ञान। जो एब्सोल्यूट ज्ञान है, जिसकी चर्चा हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके पहले जैसे सीवी जैन साहब ने कहा कि टेंडिंग टू केवल ज्ञान, मतलब उसकी कुछ हद तक तो उसने प्राप्त कर लिया है, कुछ हद तो बाउंड्रीज को टच करने लगा। तो ये हमने विपुलमति के बारे में पढ़ा। विपुलमति का अर्थ इंग्लिश तत्वार सूत्र में निम्न प्रकार दिया है: कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स mental things, for example, of what a man is thinking of now, along with what he has thought of it in the past and will think of it in the future. अर्थ क्या है? मन में स्थित पेचीदा वस्तुओं का पेचीदगी सहित प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे एक मनुष्य वर्तमान में क्या विचार कर रहा है, उसके साथ भूतकाल में उसने क्या विचार किया है और भविष्य में क्या विचार करेगा, इस ज्ञान का मनोगत विकल्प मने पर्याय ज्ञान का विषय है। बाह्य वस्तु की अपेक्षा मनोगत भाव एक अति सूक्ष्म और विजातीय वस्तु है ना। कितना, मतलब ये कोई हंसी खेल नहीं है कि दूसरे के मन के अत्यंत सूक्ष्म भावों को यथावत जान लेना है। अभी अपन को कोई, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात समझ करके, थोड़े से ज्ञानी आदमी है, वो समझ जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो कह देते, टोक देते हैं, देखो तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम जो सोच रहे हो ना, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वो बता देते हैं तुम ये सोच रहे हो। तो वो किससे बताते हैं वो सब? वो अपने आप की बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, जो प्रसंग चल रहा है उसके हिसाब से, और आपके स्वभाव के हिसाब से जान करके बता देते हैं। तो साधारण व्यक्ति भी जब इतना बता सकते हैं, तो सोचो वो विपुलमति जो है कैसे अंदर के चिंतित अचिंतित भावों को कैसे पहचान करके बता देते। अपन को तो साधारण व्यक्ति की महिमा आ जाती है, साहब ये तो अंतर्यामी जैसे हैं, तो मने परे ज्ञानी को क्या कहोगे? तो ये उसका वो हुआ क्वालिफिकेशन। अब देखो, रिजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है ना, जैसे आप पूछ रहे थे ना, तो और क्लियर हो जाएगा। विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम यानी परिणामों की विशुद्धि और अप्रतिपात अर्थात केवल ज्ञान होने से पूर्व न छूटना, इन दो बातों से ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में विशेषता है। क्या दो चीजें हैं? ऋजुमति और विपुलमति, यह दो मने पर्याय ज्ञान के भेद सूत्र 23 की टीका में दिए गए। इस सूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि विपुलमति विशुद्ध शुद्ध है और वो कभी नहीं छूट सकता, केवल किंतु वह केवल ज्ञान होने तक बना रहता है। ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है। यह भेद चारित्र की तीव्रता के भेद के कारण होता है। समय परिणाम का घटना, उसकी हानि होना प्रतिपात है। संयम परिणाम का घटना, उसकी हानि होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वाले के हो, है ना। दो बातें इसमें आप समझना। पहली बात तुमने ये कहा कि ऋजुमति जिसको ज्ञान होता है, यानी वो जो सिंपल भावों को ही पकड़ सकता है, उसकी विशुद्धि उस वाले मन पर्याय ज्ञान की, उस ऋजु वाले की उतनी विशुद्धि नहीं होती जितनी विशुद्धि उस मन पर्याय ज्ञान की होती है जिसे विपुलमति कहा जाता
और क्यों होती विशुद्धि? क्योंकि वो ज्यादा संयम का धारी है। तो ऋजुमति जो है वो कंपैरेटिवली संयम का उतना धारी नहीं है, इसलिए उसका जो ज्ञान का की तीव्रता है वो भी थोड़ी कम। अब जो ऋजुगति वाला है, ऋजुमति वाला है, उसका वो जो संयम है, जो थोड़ा बहुत संयम है, जिसके बल पर उसे ये हुआ है, वो संयम भी फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है ना? संयम परिणाम परिणाम का घटना, उसकी हानि होना प्रतिपात है, जो कि किसी ऋजुमति वाले के होता है ना। तो उसमें क्या चांसेस हैं कि आपका संयम अगर उसी लेवल का चल रहा है तो उतना लेवल की आपकी इंटेंसिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर उसमें चांस है वो प्रतिपात के चांसेस है ना, तो उस संयम से आप अगर थोड़े गिर गए तो आपकी वो सीमाएं भी कम होंगी और वो ऋजुमति ज्ञान हो सकता है कि वो समाप्त भी हो जाए। ठीक है ना? देखो देखा ना, ऋजुमति ज्ञान होकर छूट भी जाता है। लेकिन विपुलमति जो है, चूंकि संयम का ऊपर की कैटेगरी वाले के होता है, और वो उसमें उतनी दृढ़ता संकल्प शक्ति होने से उसका वो संयम भी बना रहता है, और फलस्वरूप उसका विपुलमति जो मने पर्य ज्ञान है वो भी बना रहता है। कब तक बना रहता है? केवल ज्ञान तक। केवल ज्ञान के बाद का क्यों नहीं बना रहता भाई सीबी जैन साहब? ये वहां तो संपूर्ण ज्ञान हो गया था, केवल ज्ञान होने की तो जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। वो पूरा छाया ज्ञान हो गया पूरा, मतलब जैवसम तो निकल ही गया पूरा। एक एक सब एक बार केवल के ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट कह लो आप, या कह लो कि उस ज्ञान के समक्ष, हाँ केवल बराबर, ज्ञान ही सब में केवल ज्ञान में सब समाहित हो जाते हैं। समाहित हो जाता है। उदाहरण में आता है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, है ना? अभी देखो, एक इसमें एक जोक आया था कहीं पे कि किसी व्यक्ति ने बोला कि टाटा बिरला के पास में जितना भी धन है वो सब अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनसे ज्यादा कमा सकता हूँ। ये कौन कह रहा था? एक टीचर बोल रहा, जो पढ़ाता है ना। तो उसने बोला कि अगर टाटा बिरला की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए तो मेरी कमाई उनसे भी ज्यादा हो सकती है। तो किसी ने कहा वो कैसे हो जाएगी? बोले मैं ट्यूशन भी तो करूंगा ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो जो पीनट्स है उसको वो उतने एब्सोल्यूट में जोड़ करके सोच रहा है कि ये इसका कुछ मूल्य होगा। ठीक उसी प्रकार से केवल ज्ञान तो सर्व विशुद्ध ज्ञान है, उसमें और किसी ज्ञान को जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा है। तो ये आपने समझा। अब देखो, एक और अच्छा टर्म आ रहा है, अवधि ज्ञान और मनय कर पर्याय ज्ञान में क्या विशेषता है ना? इससे पहले कि अपन इसमें पढ़े, आप लोग तो अब समझ चुके हो। कोई बताओ एक एक करके कि अवधि ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान में क्या अंतर हो। नहीं, अवधि ज्ञान में, मन पर ज्ञान में तो जितने पदार्थ हैं उनके सबके बारे में वो उसको ज्ञान होता है, दूसरे के पर के भाव भी मालूम करता है मन पर ज्ञान। जबकि अवैध ज्ञान में तो क्या कहते हैं, केवल उसको उसके दूसरे ज्ञान होते हैं, पूरे पदार्थों के ज्ञान नहीं होते। मन पर्याय मतलब मन के बारे में ज्यादा, मन मन के के बारे बारे में क्या? जी। में, अवधि ज्ञान में मन का नहीं है। खुद के, हाँ मन का नहीं है इसमें, खुद पर का मन और दूसरों का मन दोनों है इसपे। मन का नहीं है अवैध मन ज्ञान। पर्याय। ओके। और और क्या भेद हो सकता है? उसमें अवैध ज्ञान में तो मायाचारी वगैरह कुछ नहीं मालूम पड़ सकती। हाँ वो तो आ गया, मन की बात में आ गया। वक्रता है, ये है, सब नहीं मालूम पड़ती। और और इसकी इस, हाँ इसकी जो मन पर ज्ञान है, इसकी सीमाएं बहुत हैं। ये कितने योजन तक है ऊपर, अपना पूरे शाही द्वीप तक जा सकता है इसका रेंज। हम्म, दूसरा, ये मुनियों को होता है। वो हाँ केवल वो केवल चतुर गुणधारी को भी हो सकता बराबर। उसके स्वामियों के बारे में बात कर रहे हैं। है। तो अवधि ज्ञान के जो स्वामी हैं वो तो सिंपल चतुर्थ गुण स्थानवर्ती से शुरू हो जाता है। और अगर जो है कुअवधि ज्ञान आदि की बात करें तो सही, उसमें सम्यक दर्शन की भी जरूरत नहीं। जबकि मने पर्याय ज्ञान की कंडीशन है कि वो
कु संयम अवधि की तरह कु मने पर्याय होता नहीं। संयमधारी मुनि होना चाहिए। यह तो अपन अभी से संयम धारण कर लें। तो इसमें संयमधारी सम्यक दृष्टि मुनि होना चाहिए, क्योंकि हाँ, इसमें द्रपलिंग मुनियों को नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने मोटा मोटा बता दिया, इसी की चर्चाएं आई है देखो। मने है पर्याय ज्ञान। हाँ, अवधि मने है पर्यायो। अवधि, अपन इसको पढ़ते हैं, अवधि ज्ञान। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो अवधि मन है पर्यायो। अवधि और मन पर्याय ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्य, यानी विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा से विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? मने पर्याय ज्ञान उत्तम रिद्धिधारी भाव मुनियों के ही होता है, और अवधि ज्ञान चारों गतियों के सैनी जीवों के होता है। यह स्वामी की अपेक्षा से भेद है। मतलब चारों गतियों के जीवों में सबको होता है ऐसा नहीं बोल रहे। मतलब चारों गतियों में ऐसे जीव मिल जाएंगे जिनमें जो सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, उनमें से किसी किसी को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये स्वामी की अपेक्षा से कहा। लेकिन मने पर्याय ज्ञान का क्या बताया? उत्तम रिद्धिधारी भाव मुनियों के ही होता। तीसरा, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है, और मने पर्याय ज्ञान का ढाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपेक्षा से भेद है। अब ये बताओ कि अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र ज्यादा है या मने पर्याय ज्ञान का ज्यादा? संख्यात लोक प्रमाण ज्यादा, ये सर। ज्यादा है ना? यस। आप बिल्कुल हेसिटेट मत करिए, जो है सो बताओ। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। संख्यात लोक प्रमाण तो ढाई द्वीप से भी ज्यादा है। यानी रेंज के वाइज आप देखोगे तो अवधि ज्ञान की रेंज बहुत है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखोगे तो क्वालिटी मने पर्याय ज्ञान की विशेष है। ये मनों के बारे में जानना होता है ना, तो ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो अवधि ज्ञान है ये पौद्गल वस्तुओं को जानता है, पौद्गलिक वस्तुओं को जानता है, अजीव को जानता है। तो असंख्यात लोक प्रमाण में इतने क्षेत्र में जितने भी पौद्गलिक परमाणु हैं, उन सबको जानता है, लेकिन किसी भी जीव के भावों को नहीं जानता। ठीक है? तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है। ये जितना लोक है ना, इस लोक का जितना एरिया है, ऐसे असंख्यात लोक भी अगर उस आ जाएं तो उन सब में स्थित पदार्थों को, उनके परमाणुओं को वो देख सकता है। जबकि मने पर्याय ज्ञान होता तो कंसंट्रेटेड है, और वो कितने दूर तक का देख सकता है? ढाई द्वीप तक का ही, मनुष्य क्षेत्र जितना है उतने का ही उसमें उसका व्यापार चलता है। यह क्षेत्र अपेक्षा से भेद। स्वामी तथा विषय के भेद से विशुद्धि में अंतर जाना जा सकता है ना? अवधि ज्ञान का विषय देखो, आगे लिखा ना, अवधि ज्ञान का विषय परमाणु पर्यंत रूपी पदार्थ है। परमाणु पर्यंत का अर्थ क्या है? कि जितने भी रूपी पदार्थ हैं वो स्कंधों से बने हैं। उनका अंतिम छोर क्या है? अंतिम टुकड़ा क्या है? परमाणु। उस परमाणु तक को वो जान सकते हैं। कितनी दूर तक के? असंख्यात लोक प्रमाण तक के। और मने पर्याय का विषय मनोगत विकल्प है। इंपॉर्टेंस भी तो देखो कि एक तो परमाणुओं तक को जान रहा है, स्कंदों को जान रहा है, और दूसरा मनो को जान रहा है। आपको किसकी ज्यादा महिमा आती है? रेंज रेंज से ही मतलब नहीं है, विषय से भी मतलब है, स्वामी से भी मतलब है, लेकिन इसको कौन किसको होता है? चीज तो की उन्होंने इम्पोर्टेंस है। है। हर इसमें दोनों की अलग अलग अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। बराबर है। यस। तो जैसे वो कृष्ण जी ने पूछा था
दुर्योधन से पूछा था कि भैया तुम पहले बताओ, तुम पहले आए हो कि तुमको मैं तुम्हारे साथ आऊं या मेरी सेना, दो में से एक सेलेक्ट करो। तो वो समझ गया कि ये अकेले का क्या करूंगा, मुझे तो सेना चाहिए। उसने सेना मांगी। उसकी नजर में इंपॉर्टेंस सेना की थी, लेकिन अर्जुन की नजर में तो केशव की थी, कि वो जो जितना भी उनका जो पॉलिसी बनाना, ऑर्गेनाइज करना, सही सलाह देना, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उन्होंने उसको मांगा। तो ठीक उसी प्रकार से सही कहा सीवीएन साहब ने कि विषय के अनुसार, इंपॉर्टेंस के अनुसार दोनों अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। ये बात अलग है कि मुझे जीव के भावों की थोड़ा विशेषता के बारे में ज्यादा कंसर्न है। लेकिन अवधि ज्ञानी भी उन पुद्गल परमाणु के माध्यम से जीवों की स्थिति को इनडायरेक्टली जानता है। मोहिनी कर्म के कितने परमाणु सत्ता में मौजूद हैं, कितने उदय में चल रहे हैं, कितने बंध को प्राप्त हो रहे हैं, इस तरह से इस जानकारी के माध्यम से वो भी जीव के भावों को, उसके चिंतन को, किस तरह का उसकी आचरण है, इस तरह का चिंतन है, इसको इनडायरेक्टली जान इवन उसके पुद्गल शरीर के कितने सकते विषय निर्धारित हुए हैं, हैं। हाँ, बिल्कुल, उनको भी जानता है। बिल्कुल जानता है। तो निर्जरित हो रहे हैं तो उसमें उसके अपन भावों से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो निर्जरित हो रहे हैं मतलब उसके इसियों के भाव है कि यस, उसकी निर्जराएं चल रही हैं। यस। ऐसा। तो स्वामी तथा विषय के भेद से विशुद्धि में अंतर जाना जा सकता है। अवधि ज्ञान का विषय परमाणु पर्यंत रूपी पदार्थ है, और मने पर्याय का विषय मनोगत विकल्प है। विषय का भेद, तो अपन क्या करें, इसका यूज क्या करें? मने पर्याय ज्ञानी के पास जाकर के और पूछ के आए कि साहब जो जो मेरा जो शत्रु है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। या महिलाएं जाएं कि अपनी सासू माँ जाके पूछे कि मेरी बहू क्या सोच रही है आजकल, क्या सोचती रहती है महाराज, ये तो बताओ। है, तो इनके लिए कोई जाएगा मने पर्याय ज्ञानी के पास? एक काम तो छोटे मोटे जो है निमित्त ज्ञानी बता देते ये तो सांसारिक चीज है, उसके लिए नहीं जाना चाहिए। हैं। बस सही है। तो आत्मा का कल्याण कब होगा ये पूछना चाहिए। बराबर। जिसमें बहुत सारे लोग भावों के बारे में बात करते हैं कि कितने भाव मेरे बाकी हैं, कितने भाव इसके बाकी हैं, और कब मेरे जो है उत्कृष्ट दशा प्राप्त होगी। वहां तो विषय ही दूसरा होता है, विषय वस्तु। और जो वास्तव में ज्ञानी है, उन्हें तो ये जानने का भी भाव आता नहीं कि कितने भाव रह गए, अब मैं कब जाऊंगा, मुझे केवल ज्ञान कब होगा। ऐसा भी भाव उनको नहीं आता, क्योंकि इन भावों में भी राग द्वेष आदि है ना। जैसे अब इनके बारे में तो आप बता रहे थे कि ये जल्दी चले जाएंगे, और मेरे बारे में आपने बताया टाइम लगेगा। तो जैसे मरीज के जीव को हो गई थी ना ईर्ष्या, वैसी गति हो जाए। तो इसलिए जो वास्तव में ज्ञानी है, वो उनको इन सब चीजों का कुछ पड़ा नहीं। वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष के लिए कोढ़ हुआ, उनको पता था। तो जब देवों ने आके कहा कि महाराज आप कहो तो इसकी औषधि हम कर देते हैं, तो उन्होंने कहा भैया तुम क्या औषधि करो, इस शरीर की जो स्थिति जैसी होनी है मुझे पता है। और मैं चाहूं तो, अगर औषधि की बात करते हो, तो मेरे सामने ये धूल पड़ी है ना, मेरे इस तपस्या के प्रभाव से उतने ही इतनी शक्ति आ गई, उसको शरीर पर डालूंगा तो कोढ़ दूर हो सकता है। लेकिन ऐसा भाव मुझे आता ही नहीं। क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालूं? वो भाग खड़े हुए वो इतनी बड़ी बात सुनकर। क्या कहा उन्होंने, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्या डालूं? तो उस तरह से जो ज्ञानी जीव हैं, उनको किसी चीज से वो खेद खिन्न नहीं होते। चाहे शरीर की रोगी अवस्था हो, चाहे बाह्य में धन आदि का अभाव हो, सगे संबंधियों का मरण हो जाना हो, किसी भी दशा में वो अपने भावों से च्युत नहीं होते। जो स्थिरता उनके अंदर आ गई है, वो स्थिरता वैसी ही बनी रहती है, उसमें स्खलन नहीं होता। तो अपन ने ये चीज पढ़ी, विषय का भेद 27-28 की टीका में दिया गया है।
ये इन्होंने आगे में जो श्लोक अभी आएंगे उनमें इनका रहा सहा मसाला भी आपको पढ़ने को मिलेगा, और उनके आध्यात्मिक पक्ष जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में भी चर्चा होगी। तो खूब अच्छे से ये विषय जो है हमको क्लियर हो जाए। तथा सूत्र 22 की टीका में अवधि ज्ञान का और 23 की टीका में मने पर्याय ज्ञान का विषय दिया गया है, उस पर से यह भेद समझ लेना चाहिए। ये जो विज्ञानमती माता जी ने इस पर 2 वॉल्यूम लिखे हैं तत्वार सूत्र के ऊपर में, तो उन्होंने एक एक ज्ञान के ऊपर में 10 10 15 15 पेजेस लिखे हैं। तो आपको फुर्सत हो कभी तो स्वयं स्वाध्याय करिए। अब देखो, मति श्रुत ज्ञान का विषय, अब बोलोगे ये तो पहले निपटा दिया था, अब दोबारा क्यों आ गया, है ना। अब दूसरे एंगल से इसकी बात कर रहे हैं। मति श्रुत ज्ञान का विषय, मति श्रुत योनिर्वंदो द्रव्येश्व सर्व पप सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियो माने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध है, यानी विषय संबंध, असर्व पर्यायेषु यानी कुछ, न कि सर्व पर्यायों से युक्त जीव पुद्गलादि सर्व द्रव्यों में है। देखो इसकी टीका, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी रूपी अरूपी द्रव्यों को जानते हैं। बोले साहब ये तो गजब बता दिया आप। अवधि ज्ञान का बताया था आपने कि वो खाली जो है अरूपी चीजों को जानता है, और आपने मने पर्याय का बताया था कि वो रूपी को ही जानता है। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का हमने क्या अरूपी अरूपी पदार्थों का, सॉरी, अवधि ज्ञान में हमने अरूपी पदार्थों के बारे में नहीं, रूपी पदार्थों के बारे में बताया था, और मने पर्याय ज्ञान में अरूपी के बारे में बताया था। लेकिन आप बोल रहे हो कि मति और शुद्ध ज्ञान जो कि प्रारंभिक ज्ञान है वो दोनों को जानते हैं, रूपी और अरूपी को, ये कैसे हो गया। उनकी सभी पर्यायों को तो नहीं जानते, उनका विषय संबंध सभी द्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों के साथ होता है ना। तो बताओ इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो कितना जानता है, कितने पदार्थों के बारे में जानता है, उनके बारे में कितना कुछ जानता है, उनकी कितनी पर्याय जानता है, ये अपन अब पढ़ने वाले। क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास तो यही है, मति शुद्ध ज्ञान है ना, तो उसकी भी तो कुछ इंपॉर्टेंस बताओ। तो बोल रहे हैं इस सूत्र में द्रव्येशु शब्द दिया है, जिससे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सभी द्रव्य समझना चाहिए। उनकी कुछ पर्यायों को यह ज्ञान जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं। क्या बताया कि जितने द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं भाई, 6 द्रव्य। तो छहों द्रव्यों को वो समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानते, है ना। उनकी कुछ पर्यायों को यह ज्ञान जानते हैं, सभी पर्यायों को नहीं जानते। मैं बताओ जरा कौन सी पर्यायों को अपन जानते हैं, कौन सी पर्याय को नहीं जानते। हम तो जीव की वर्तमान कौन, वर्तमान पर्याय को ही जानते हैं। वर्तमान पर्याय को जानते हैं, जीव की जानते हैं, पुद्गल की जानते हैं, जीव की भी जानते हैं, भूतकाल की भी जानते हैं। और धर्म अधर्म आकाश और काल धर्म धर्म आकाश और काल, उनकी वर्तमान पर्याय है, उसके बारे में ज्ञान रहता है। जानते हैं। जो हमने जो पढ़ा है वो ज्ञान के हिसाब से जानते हैं कि उनका क्या काम है, इतना और जानते हैं। वो हमें दिखाई तो देते नहीं है, धर्म अधर्म आकाश और काल, है ना। लेकिन जीव और पुद्गल जो है हमें किंचित दिखाई देते हैं। किंचित का अर्थ क्या हुआ, पुद्गल तो दिखाई देता है, जीव लेकिन जीव, जीव हाँ, केवल महसूस होता है। जी ज्ञान हमने शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान देशना के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से, है क्या अनुमान है, तर्क के माध्यम से, यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के जितने भेद हैं उनके आधार पर हम जीव की उपस्थिति को नक्की कर पाते हैं। न केवल जीव की, बल्कि जब हम बोलते हैं कि धर्म द्रव्य के निमित्त पा करके जीव और पुद्गल गमन को प्राप्त होते हैं, तो धर्म द्रव्य की स्थिति भी प्रमाणित हो जाती है, इसी तरह अधर्म द्रव्य की हो जाती है।
जिसका निमित्त पा करके जीव और पुद्गल अपनी गति से रुक जाते हैं, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। फिर काल द्रव्य की सिद्धि करो जरा। ये काल द्रव्य तो हम जो उसका द्रव्य द्रव्य रूप है हाँ, उसको फिजिकली जानते हैं कि भाई कितना समय निकल गया, कितना आने वाला है। बढ़िया, घड़ी। इसके बारे में सब लोग बताओ थोड़ा थोड़ा। काल काल द्रव्य की सिद्धि कैसे करो? काल द्रव्य की सिद्धि तो अभी समय के हिसाब से होती है हम्म। कि घड़ी चल रही है तो उसका कितना समय निकल गया उससे हम मालूम कर सकते हैं कि भाई कितना काल द्रव्य निकल गया। बाकी तो काल द्रव्य तो वैसे तो दिखता नहीं है, मगर उसका जो यही फिजिकल स्वरूप है कि कितना समय निकल जा रहा है। और बताओ, कोई दूसरे बताओ, इन एडिशन जो इन्होंने बताया उसके अलावा। तो समय की यूनिटी मानेंगे, उसको टाइम मानेंगे, जितना समय आपका कब आएगा, कब होगा, कब जाएगा, कितने समय तक उसका, जैसे इसका 48। समय आया निकला, समय ने कुछ किया, वो कैसे ज्ञान हो रहा है आपको? समय निकलने से कुछ हो रहा है क्या? कुछ घटनाएं जो घटित हो रही जो क्या? कर्मों का उदय हो रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, हाँ। कर्म कर्म उदय हो रहे हैं, कर्म बध रहे हैं। हाँ। वो सब जो काल काल द्रव्य की स्थिति पूरी होने पर हो रहे हैं। तो सारी चीजें जैसे उसमें है, जैसे काले द्रव्य में जैसे जो कर्म आ रहे हैं, कर्म जा रहे हैं, आपकी निर्जरा हो रही है, और वो काल काल वो समय में एक समय में हो रही है, तो वो काले द्रव्य हो गया। और और बाकी मति श्रुति ज्ञान से हम जान पा रहे हैं, या हम समझ पा रहे हैं, ज्ञान से जान पा रहे हैं, यदि मन पर ज्ञान है तो हम जान पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सब साथ में ही हो रही हैं। देखो, सब कुछ आपने ठीक बताया, एक पॉइंट रह पर्याय भी गया। से जा रही हैं, पर्याय भी से हाँ, चेंज हो रही हैं। ये बात द्रव्य का परिणमन जो हो रहा है, हर द्रव्य बहुत बढ़िया। परिवर्तन कर रहा है, हर समय कर रहा है, पर्याय चेंज हो रही है, वो जो है काल का समय है, काल है। ये मैं आपसे उत्तर चाह रहा था, बहुत सही बात कही, कि जितने भी परिणमन संसार में हो रहे हैं, वो परिणमन या पर्यायों का बदलना, वो काल द्रव्य के सापेक्ष में ही हो रहा है। साहब, मेरे जो है दांत खराब हुए थे, ठीक हो गए, मुझे बुखार आया था, अब नहीं है, लेकिन कल मुझे कुछ दूसरा रोग होने वाला, ऐसा डॉक्टर ने बताया। ये सब क्या है? 21 दिन में हड्डी जुड़ गई, इतने दिन में रक्त बदल गया, इतने दिन में वो आदमी बूढ़ा हो गया है, इतने दिन में बच्चे की डिलीवरी हो गई, ये सब क्या है? ये तो काल बहुत द्रव्य। मैक्सिमम होता है, जो जीव द्रव्य का परिणमन होता है वो तो बहुत समय के हिसाब से होता है। सब समय से ही होता हाँ, है। तो बहुत कम समय में परिणमन होगा। मानने को तैयार नहीं है। जो बदल सब रही है। बालों की अभी दुकानें खुल गई हैं, सब लाइनिंग पे बाल लगवा के बैठ रहे हैं, चेहरे को खूब दवा पूछ रहे हैं, दांतों की पूरी टीका पट्टी करवा रहे हैं, दांतें नकली लगवा रहे हैं। हाँ, हाँ। और तो वो समय को जाने नहीं दे रहे, वो समझने कि वो समय है, वो रुक जाए, मेरा समय स्थिर हो जाए, कैसे भी करके इसको स्थिर कर लूं। तो अपन ने वो गाना सुना ना, वक्त के दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त की हर शय पर नाम, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले में जाए। हाँ? आप आप देखिए, जितने भी हमारे जो न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, 10 साल से आज तक उनके बाल चेंज नहीं होते, उनके दांत चेंज नहीं होते, उनके चेहरे पे चमक नहीं जाती। तो ऐसा ऐसा काल को कैसे रोक लिया उन्होंने, समय को। नहीं, काल रुकता नहीं है, पर्याय जो है उनकी उसी स्पीड से जो है वो होती है, धीरे धीरे बदलते, उनका थोड़ा सा, जैसे अपन फ्रिज में कोई सामान रख देते हैं तो उसमें सड़न रुकती नहीं है, वो स्लो हो जाती सही है। है। चलिए, तो अपन कल इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारा आपका सब्जेक्ट है, मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा है, वही हमारा उद्देश्य है। कल अपन जो है फिर इकट्ठे होंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हरविजय साहब 2 मिनट रुक जाइए बात। जी सर। मिथ्यात्म विनाश विको ज्ञान के प्रकाश विको, आपा परिभाष विको भानु सेवा खानी है। छहु द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको, स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव ताए विको जीव के जताए विको,
कहूँ न सताए बेको भवे उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते डूब, सदा देते डूब। जिनवाणी माता की जय। जय हो। कर सब।